हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप का होता है, लीनियर, सुपरफिशियल जिसे हम एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के पीछे क्या रीजन है और इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स लगती है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमारे स्कूल एग्जाम में कभी कभी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे कोरिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा, आराम से अंडरस्टैंड करिएगा। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल को हीट करने पर उसके लेंथ में चेंज आने लगता है, इस तरह से वो एक्सपैंड होने लगती है। और हर अलग अलग मटेरियल अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड हो सकता है। कोई मटेरियल हीट करने पर ज्यादा एक्सपैंड होता है, कोई मटेरियल हीट करने पर कम एक्सपैंड होता है। बट इस एक्सपेंशन के पीछे रीजन क्या है? तो इस एक्सपेंशन के पीछे कॉमन रीजन होता है थर्मल एजिटेशन। अब ये क्या चीज है, ये हमारे लिए बड़ा ही नया टॉपिक है, थर्मल एजिटेशन। तो एक बात समझना, जब कभी भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, इन शॉर्ट हम उसे हीट सप्लाई करेंगे, तो इससे उस बॉडी में टेंडेंसी आ जाती है एक्सपैंड होने की, और ये एक्सपेंशन होता है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मल एक्सपेंशंस हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए थर्मल एजिटेशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है। और अगर हम इसे समझना चाहें तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है। दरअसल में जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ये मटेरियल की आपको नोटेशन दी गई है जब वो मटेरियल कोल्ड है, यानी लो टेम्परेचर पर है। तो हमें पता है कोई भी मटेरियल अगर लो टेम्परेचर पर है, लेट्स से अगर वो सॉलिड है, तो उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे। तो ये जो कर्व्स आपको दिखाए गए हैं ये वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं। पर जैसे ही हम इस मटेरियल को हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते ही इस मटेरियल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हीट इस मटेरियल के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। पर अब जरा रियलाइज करो, जैसे इस मटेरियल के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगे। मतलब अगर पहले मटेरियल के पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे थे, तो हीट मिलने के बाद तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। पर अगर वाइब्रेशन तेजी से होने लगेंगे तो इन्हें वाइब्रेट ज्यादा तेज करने के लिए ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो पहला वाला पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को अपनी प्लेस से थोड़ा आगे खिसका देगा। इन शॉर्ट वो अपने इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ा देगा, ताकि जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर पाएगा। यहां पर हमने एक एक कर्व बताया है, एक एक कर्व बनाया है, यानी यहां पर हम धीरे धीरे वाइब्रेशन करा रहे हैं। यहां पे हर पार्टिकल के अगल बगल दो दो कर्व बने हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन्हें वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर पार्टिकल कॉन्सिक्यूटिवली अपने अगल बगल इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ाएगा। और अगर किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने लगे तो अपने आप वो मटेरियल एक्सपैंड होने लगेगा। तो इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। इस थर्मल एजिटेशन की वजह से मटेरियल जिस शेप का हमने बनाया है उस शेप के अकॉर्डिंग मटेरियल में एक्सपेंशन तीन टाइप का हो सकता है। और यह एक्सपेंशन होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन हमें तब देखने को मिलता है जब मटेरियल की लेंथ ज्यादा डोमिनेटिंग होती है एज कंपेयर टू उसकी ब्रेथ और हाइट। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक पतली सी रॉड है किसी मेटल की, या मान लो कोई पतला सा वायर है किसी भी सॉलिड मटेरियल का। अब रियलाइज करो, अगर हमारे पास मेटल का एक वायर है तो उसकी लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। मान लो वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हो सकता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या हो सकता है इसकी रेडियस सिर्फ 1 mm या 2 mm हो। तो 1 mm और 20 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया। अब रियलाइज करो, यहां पर लेंथ ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो हम अगर ऐसे मटेरियल जिनमें लेंथ ज्यादा डोमिनेट करती है अगर उसे एक्सपैंड करें तो उनकी लेंथ ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू देयर ब्रेथ और देयर हाइट। बट अगर मान लो हमारे पास मटेरियल ऐसा है जिसमें लेंथ भी अच्छी खासी है, ब्रेथ भी अच्छी खासी है, बट हाइट नहीं है। जैसे मान लो मेटल की कोई पतली सी शीट। अब मेटल की अगर पतली सी शीट हमारे पास है, जैसे मान लो कागज, जैसे हमारे पास एक कागज है। इमेजिन करो ये कागज ना होता, ये मेटल की कोई शीट होता। तो मेटल की शीट में लेंथ भी अच्छी खासी होती, ब्रेथ भी अच्छी खासी होती, लेकिन जो हाइट है या थिकनेस है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेथ। तो ऐसे मटेरियल को अगर मैं हीट करता तो इसका एरिया एक्सपैंड हो जाता, और इसे हम लोग बोलेंगे एरिया एक्सपेंशन। पर अगर मटेरियल में
इस तरह से उसको डिजाइन करा गया है कि उसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, ब्रेथ भी अच्छी खासी है और हाइट भी अच्छी खासी है। तो ऐसा करने पर मटेरियल का वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, बशर्ते ये सारी चीजें एक्सपैंड होने के लिए फ्री हो। मतलब आपने इन्हें कन्फाइंड करके ना रखा हो। मतलब इमेजिन करो, जैसे मान लो अगर आपने एक लोहे की रॉड को दो जगह से बांध के रखा है, दो जगह से क्लैम करके रखा है। अब उससे अगर हीट करोगे तो उसे एक्सपैंड करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलेगी तो अचानक से वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो हम यहां पर ये मान रहे हैं कि भाई साहब ये दरअसल में एक्सपैंड होने के लिए फ्री, ठीक है, इनमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। चलो अब बात करते हैं इनको इंडिविजुअली एक एक करके डिटेल में समझने की। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। अच्छा, ये जो हमारे एक्सपेंशंस हैं, थर्मल एक्सपेंशंस हैं, इनके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। इन्हें हमें बहुत डिटेल में समझना होगा क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, हमारे स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या है। तो ये अंडरस्टैंड करते हैं सिनेरियो। हम लोग बात कर रहे हैं एक रॉड की जिसकी लेंथ हमें L दे रखी है और ये L लेंथ T1 टेम्परेचर पर है। अब जैसे हम इस मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने लगेगी। और अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गई तो ये पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे और दूर दूर चले जाने की वजह से इस मटेरियल का साइज हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा या एक्सपैंडेड दिखाई देगा। पर क्योंकि इस मटेरियल में ज्यादातर पार्टिकल इसके लेंथ के अलोंग है तो हमें इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। और अगर मटेरियल की पहले लेंथ L थी तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो हमारा आ गया है, ये हमारा आ गया है इंक्रीज इन लेंथ, जिसे हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम मटेरियल को जब हीट कर रहे हैं तो हम लोग मान रहे हैं कि वो T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर आ चुका है। और हमने ये देख लिया है, हमने ये अज्यूम कर लिया है T1 दरअसल में कम है T2 से, यानी मटेरियल को हमने हीट सप्लाई करी है। अब मटेरियल को अगर हमने हीट सप्लाई करी है तो उसके इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा और ये मटेरियल एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन आया है लेंथ में डेल्टा L, अगर हम बात करें तो ये डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर के। भाई जितना ज्यादा आप इसको हीट करोगे उतना ही ज्यादा एक्सपैंड होगा और जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो ये रॉड पहले 20 थी, 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, अगर आपने इसे हीट करके 20 से 30 पे करा तो इसमें एक्सपेंशन सर्टेन वैल्यू से होगा। पर अगर मान लो आपने 20 से 40 कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये और ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी क्योंकि ज्यादा हीट देने का मतलब है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना। और ज्यादा हीट अगर दोगे तो पार्टिकल के स्पेस में, पार्टिकल के बीच में स्पेस और ज्यादा बढ़ेगा। यही कॉमन एनालॉजी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर लो अगर, तो आपको चीजें बड़ी सिंपल लगेंगी। अगर नहीं कर पाए हो तो मैं वीडियो को बोलूंगा आप एक बार रिवाइंड करना ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा L है, जो चेंज इन लेंथ है, वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि इन दोनों सिचुएशन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा चेंज इन लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। और इस T2 माइनस T1 को हम चाहें तो डेल्टा T भी बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये डेल्टा L और किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डेल्टा L इस चीज पे भी डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल की इनिशियल लेंथ कितनी है L। इस पे क्यों डिपेंड करेगा, एक्चुअली ये इस पे इसलिए डिपेंड करेगा मटेरियल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके उस लेंथ में उतने ही ज्यादा एटम्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे। तो अगर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे और उन्हें हीट करोगे तो वो ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे ना। ज्यादा पार्टिकल्स को ज्यादा दूर दूर, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स अगर होंगे तो अगर हर पार्टिकल के बीच में मान लो एक सर्टेन स्पेस भी आया तो ज्यादा पार्टिकल होने की वजह से वो ज्यादा दूर चले जाएंगे और ओवरऑल लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। इमेजिन करो, जैसे मान लो पहले आपके पास 4 लोग हैं जिन्हें आपको एक रो में बैठाना है और एक बार आपके पास 10 लोग हैं। तो अगर आपने इन 4 लोगों के बीच में दो दो मतलब एक एक फुट का गैप बढ़ाया तो ये 4 फुट का गैप बढ़ जाएगा। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं और आपने अगर एक एक फुट का गैप इनके बीच में बढ़ाया तो गैप 10 फीट का बढ़ जाएगा। यानी चेंज इन लेंथ इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि हमने अपने रॉड की लेंथ कितनी ली है। ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब ये बात अगर हम अंडरस्टैंड कर ले जाएं तो अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हैं जो हमें यह बता सकता है कि डेल्टा L कैसे निकल कर आएगा। इक्वेशन 1 और अगर 2 को हम लोग कंबाइन करें तो हम, मेरे बच्चे, ये बोल सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। बट अगर ये प्रोपोर्शनलिटी मेरे को हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट लाना होगा और ये कांस्टेंट मेरे बच्चे आ जाता है अल्फा।
ठीक है, जगह नहीं है तो एक मिनट थोड़ा सा यहीं पे काम करते हैं, यहां पर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एल इंटू T2 माइनस T1 के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लाना होगा, तो ये कांस्टेंट मेरे बच्चे आता है अल्फा, और इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं किसी भी मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये अल्फा जो है मेरे बच्चे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है अल्फा, ठीक है। दिस अल्फा इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा अलग अलग होगा। आयरन के लिए जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो हो सकता है कॉपर के लिए ना आए, और आयरन कॉपर के अल्फा अलग होंगे, इन दोनों के अल्फा जिंक से अलग होंगे, इनका किसी और सिल्वर मेटल से जो अल्फा होगा ये अलग होगा। तो अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज के अंदर ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एल हमारे मटेरियल का इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी हमारे मटेरियल का चेंज इन टेम्परेचर है, जितना हम उसे उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए चेंज कर रहे हैं। और अगर मैं फाइनल लेंथ निकालूं तो फाइनल लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, और एल प्लस डेल्टा एल अगर मैं करूं तो डेल्टा एल की वैल्यू अगर मैं रखूंगा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एल हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से हम फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले अपने लिए मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अल्फा के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहां पर आप देख सकते हो, दरअसल में अल्फा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि मटेरियल को हीट करने पर दरअसल में जो एक्सपेंशन होता है उसकी लेंथ में वो बहुत ज्यादा नहीं होता। एक बात अंडरस्टैंड करना, देख जैसे नोटिस करो, ये हमारे पास लेट्स से एक मेटल की रॉड है जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 2700 मिलीमीटर। -20 पर इसकी लेंथ है 2700 मिलीमीटर। जैसे हम इसको ले गए +30 पर, यानी ऑलमोस्ट 50 डिग्री का गैप आ गया, -20 से +30 पर। तो +30 पर लेके आए हैं तो लेंथ सिर्फ कितनी हो गई है, 2703 mm। यानी 50 डिग्री से हमने जब 50 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो मात्र 3 mm का लेंथ में चेंज आया है। इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लेंथ में इंक्रीमेंट सिर्फ 3 mm आया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो होती है ये बहुत कम होती है, भले चाहे हम अलग अलग मेटल के लिए ही काम क्यों ना कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 10 की पावर -4 -5 के ऑर्डर की, और 10 की पावर -4 या 10 की पावर -5 अगर आएगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर की मतलब 1 फुट की रॉड है तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री या 30 डिग्री बढ़ाने पर वो 2 मीटर की हो जाएगी या 2 फुट की हो जाएगी। नहीं, अगर वो 1 फीट है तो हो सकता है 1 फीट 1 सेंटीमीटर की हो जाए, या थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। इस बात को हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठालना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइडिया हमारे पास आता है मेरे बच्चे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन। अब एरिया एक्सपेंशन का क्या आइडिया है उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको आई एम प्रीटी मच श्योर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग ये मान रहे हैं हमारे पास एक लैमिनार शीट है, तो इसमें एल लेंथ और बी इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है। अब अगर एल लेंथ और बी ब्रेथ दे रखी है तो हम एक बात अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि इसकी एल लेंथ में भी बहुत सारे हमारे पास एटम्स होंगे, और ब्रेथ के अलोंग भी बहुत सारे एटम्स होंगे, और यहां सब जगह एटम्स होंगे। और अगर हम ऐसा मान ले कि ये हमारी शीट T1 टेम्परेचर पर है, अब हमने इसे हीट सप्लाई करना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़कर हो जाएगा T2। यहां पर हम ऐसा मान ले रहे हैं कि T1 टेम्परेचर कम है T2 से, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हम अब ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरे बच्चे बड़े आराम से कि इसके लेंथ के अलोंग जो एटम्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, और ब्रेथ के अलोंग जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा।
और इन इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने की वजह से लेंथ में मान लो डेल्टा एल का चेंज आ गया और ब्रेथ में मान लो डेल्टा बी का चेंज आ गया। अच्छा, ये जो डेल्टा बी है ये भी लेंथ का ही चेंज है, पर अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हुए तो ये हमारे शीट की फाइनल लेंथ हो गई और ये हमारे शीट की फाइनल ब्रेथ हो गई। पर अगर फाइनल लेंथ और फाइनल ब्रेथ दोनों बढ़ गए तो इसका मतलब है एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अलग अलग मटेरियल का एरिया एक्सपैंड होता है। तो इस तरह से यहां पर एरिया भी एक्सपैंड होने वाला है। अब ये एरिया एक्सपेंशन अगर मैं निकालूं तो अगर मैं लेता हूं एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा हम इस शीट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, और साथ ही साथ डेल्टा ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दरअसल में ओरिजिनल एरिया के। हम लोग ऐसा मान रहे हैं यहां पर ओरिजिनल एरिया ए है, ठीक है, और ये हमारा टोटल एरिया फाइनल एरिया है। तो अब डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, अगर मैं इक्वेशन इसे मान लू 1 और इसे मान लू 2 और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं मेरे बच्चे, जो डेल्टा ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए इंटू डेल्टा टी के, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है बीटा। यहां पर ए हमारी शीट का ओरिजिनल एरिया था, या इनिशियल एरिया भी आप इसे बोल सकते हो। यह बात याद रखने वाली है, बड़ी सिंपल सी। बीटा के बारे में अगर बात करें तो यह हमारा बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और यह भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, हमने कितना टेम्परेचर चेंज करा है, और डेल्टा ए मेरे बच्चे यहां पर हो जाएगा चेंज इन एरिया। और अगर ये चेंज इन एरिया है मेरे बच्चे तो यहां से हम निकाल सकते हैं फाइनल एरिया। भाई फाइनल एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया प्लस डेल्टा ए। आप डेल्टा ए की जगह पे क्या रख सकते हो, ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी, इन दोनों में से ए कॉमन हो जाएगा, तो फाइनल एरिया का फॉर्मूला आएगा ए अगर आपने कॉमन लिया 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे बच्चे अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को, मेरी जनता को आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए काफी यूजफुल है ये। लेकिन अच्छा, कई बार बच्चे ये नहीं याद रख पाते फॉर्मूला कौन सा कब इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला यूज होगा चेंज इन एरिया को निकालने के लिए। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये इस्तेमाल होने वाला है चेंज इन एरिया को निकालने के लिए, और ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है ये फाइनल एरिया को निकालने वाला है कि फाइनल एरिया कितना हो जाएगा। फाइनल एरिया का मतलब क्या, जैसे ये पूरा एरिया, और अगर चेंज इन एरिया निकालना है यानी येलो पोर्शन वाला निकालना है तो येलो पोर्शन के लिए आप डेल्टा ए को इस्तेमाल करो, और येलो प्लस रेड के लिए अगर करना है तो आप ए एफ को कैलकुलेट करोगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी जनता को यह बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2000 रुपए का नोट है जो आप अपने पास संभाल के रख सकते हो। दरअसल में मैंने अभी आपको इस पूरे डिस्कशन में एक बात बताई मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो बीटा भाई साहब होते हैं ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, ये बीटा प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यानी मटेरियल बदलेगा तब बीटा बदलेगा, अदरवाइज बीटा एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम रहेगा। यानी जैसे मान लो अगर आपने आयरन की एक शीट बनाई, अब आयरन की आपने एक शीट बनाई इतनी बड़ी, तो इसके लिए जो बीटा आएगा वही बीटा आयरन की इतनी बड़ी शीट के लिए आएगा, वही इससे बड़ी शीट बना दोगे तब भी वही आएगा। जब तक आयरन रहेगा तब तक बीटा सेम रहेगा। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पर सेम साइज की शीट अगर आपने कॉपर की बना दी तो इसका बीटा अलग होगा, अगर आपने सिल्वर की बना दी इसका बीटा अलग होगा। मटेरियल चेंज होने पर बीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यह बात याद रखनी है। पर 2000 रुपए का जो नोट है मेरे बच्चे वो ये कि मटेरियल की प्रॉपर्टी तो अल्फा भी होता है, तो क्या आयरन के अल्फा और आयरन के बीटा के बीच में कोई रिलेशन है? तो यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा फॉर द सेम मटेरियल, एंड रिलेशन इज, मैं आपको यहां पर रिलेशन सीधे लिख के बता दे रहा हूं, बिटवीन बीटा एंड अल्फा फॉर सेम मटेरियल। ये एक ही मटेरियल के लिए आप कंपेयर कर पाओगे,
ये नहीं कि एक मटेरियल के बीटा को दूसरे मटेरियल के अल्फा के साथ कंपेयर करने लगे, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि ऐसे नहीं कि आप मतलब घोड़ों को खच्चरों के साथ कंपेयर करने बैठ गए और ये सब कर रहे हो, नहीं नहीं, आप एक ही मटेरियल के बीटा और अल्फा को अगर रिलेट करोगे तो सेम मटेरियल का बीटा अल्फा के ट्वाइस के बराबर आता है। अब सेम मटेरियल का बीटा अल्फा के डबल के बराबर क्यों आता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी मटेरियल का एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो आप नोटिस करो, इसका एरिया बढ़ाने के लिए हमें दो जगह की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। हम उसकी लेंथ के अलोंग भी एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाएंगे और ब्रेथ के अलोंग भी बढ़ाएंगे। यानी अल्फा यहां पर भी रोल प्ले कर रहा होगा। भाई अल्फा का काम क्या है? अल्फा का काम है इस बात का ध्यान रखना कि एक डायमेंशन में यानी वन डायमेंशन में जो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, तो यहां पर भी बढ़ेगी और यहां पर भी बढ़ेगी। तो एक बार अल्फा यहां पर भी काम करेगा यानी लेंथ के अलोंग भी काम करेगा और ब्रेथ के अलोंग भी काम करेगा। भाई ब्रेथ को भले चाहे ब्रेथ बोला जाता है पर है तो वो एक टाइप की लेंथ ही ना, वो तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उसे बोलोगे तो लेंथ ही, उसका नाम बस हम लोग ब्रेथ बोल देते हैं। तो यहां पर भी अल्फा काम करेगा, यहां पर भी अल्फा काम करेगा। तो एरिया को बढ़ाने के लिए अल्फा दो जगह काम कर रहा है, दो बार काम कर रहा है, इसीलिए जो बीटा आएगा वो 2 अल्फा के सम के बराबर आएगा। भाई बीटा पूरा इनका कलेक्टिव ध्यान रख रहा है कि लेंथ कितनी बढ़ रही है, ब्रेथ कितनी बढ़ रही है, और अल्फा लेंथ और बीटा ब्रेथ को अलग अलग नाप रहा है। तो इसका मतलब है बीटा 2 अल्फा के बराबर आना चाहिए, तो इसलिए बीटा 2 अल्फा के बराबर आता है। और आप चाहो तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। तो अगर अभी टाइम बचेगा तो मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन की, जिसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोलते हैं मेरे बच्चे। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? बड़ा सिंपल सा आइडिया है। यहां पर मान लो हमारे पास बॉडी में हमें दे रखी है इनिशियल लेंथ L, ठीक है, फिर हमें दे रखी है ये ब्रेथ B और ये है H, हमें हाइट दे रखी है। जाहिर सी बात है अगर मैं इसको T1 टेम्परेचर पर है और इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो ये आ गया मेरे बच्चे चेंज इन लेंथ, ठीक है। यहां तक इसकी ब्रेथ थी तो ये आ गया चेंज इन ब्रेथ, और यहां तक इसकी हाइट थी तो ये आ गया मेरे बच्चे चेंज इन हाइट। तो लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका शेप इस तरह से डिजाइन है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर बढ़ गए तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया तो अगर ये T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पे पहुंच गया मेरे बच्चे, तो कहानी तो आप समझ ही गए होगे कि हम क्या सिचुएशन चलाने वाले हैं। हम अब ये बात बोलेंगे क्योंकि T1 टेम्परेचर कम है T2 से, यानी हम मटेरियल को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी चेंज इन वॉल्यूम है, यानी ये जो क्रीम कलर का पोर्शन है, क्रीम कलर का पोर्शन चेंज इन वॉल्यूम है, और क्रीम प्लस ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम में ये पूरी चीज आएगी ना, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे बच्चे चेंज इन टेम्परेचर के, यानी विच विल बी T2 माइनस T1। साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम पर कि पहला वाला वॉल्यूम क्या है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V इंटू डेल्टा टी के। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है मेरे बच्चे गामा। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज मेरी जनता आपको याद रखनी है कि सारी वैल्यूज क्या क्या हैं। बिल्कुल सेम टाइप के अप्रोच है लीनियर एक्सपेंशन में भी, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन में भी, और क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी। अच्छा, ये इनके अलग अलग नाम है, इन्हें याद रखना। कई बार स्टूडेंट्स को क्या मतलब, ये कई बार मेरे से भी कॉमन मिस्टेक होती थी कि अगर मान लो किसी चीज का नाम बदल कर आ गया तो मैं कई बार दिमाग नहीं लगा पाता था क्या है ये चीज। तो ऐसा होता है कि कई बार नाम बदल के आ जाते हैं, तो आपको सही टाइम पर सही एंटिसिपेशन करना है। एक बात ये मानकर चलना मेरे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा वो आपके सिलेबस से ही, आपकी पढ़ी हुई चीजों से ही। इस बात को आप अगर ध्यान में रखोगे तो अगर कोई नई तरीके से भी कोई चीज पूछी गई है या कोई नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस करा गया है, कहीं ना कहीं आप को रिलेट कर जाओगे ये किस टॉपिक से आया है, और जैसे ही वो पता चलेगा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाओगे। तो इसीलिए ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, न्यूमेरिकल कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, आएगा वो आपके सिलेबस से ही। उसे सॉल्व करने की टेक्निक्स आपने अगर ढंग से पढ़ाई करी है तो उसी सिलेबस के अंदर आपको बस दिमाग चलाना पड़ेगा, और यहीं पर हमें एक्स्ट्रा हार्डवर्क डालने की जरूरत होती है, यहीं पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी यहां पर वही वाली बात, V के बारे में अगर बात करें तो ये मेरे बच्चे इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। गामा के बारे में अगर बात करें तो ये
वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो दिस विल बी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा टी के बारे में अगर बात करें तो ये मेरे बच्चे चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। और डेल्टा वी तो एवरीवन नोस कि ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। पर एक बात याद रखना मेरे बच्चे, ये चेंज इन वॉल्यूम है। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना, मतलब पूरा फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो पूरा फाइनल वॉल्यूम आएगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस जो भी वॉल्यूम चेंज हुआ है। ये फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम बताता है। तो अगर हम यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू रख दें और v को, अरे यार सॉरी, v को अगर हम कॉमन ले ले तो आ जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा अपने बच्चे फाइनल वॉल्यूम। और ये दोनों ही फॉर्मूले बीएमआई टाइप के फॉर्मूले हैं। जिन बच्चों को बीएमआई नहीं पता है अब तक समझ गए होंगे, बीएमआई का मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो एक बात बता दो, ये फॉर्मूले एक जगह, मतलब मैं बीएमआई क्यों लिखता हूं यहां पर, क्योंकि आपको याद रहे कि भाई आप एक फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाकर चलो। देखो जितने भी बच्चे हैं जो आपका कंपटीशन है, जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं एक्सीलेंस को अचीव करने में, वो मेरे बच्चे ये सारे काम करते हैं। मतलब एक टॉपर इसलिए है क्योंकि वो हर वो काम करता है जो उसको आगे ले जाने में हेल्प करेगा। और आप ऐसे जितने काम कम करोगे आप उससे उतना ही पीछे होते चले जाओगे। अब देखो आपको ये बात का तो अंदाजा रहता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें एक्सेल करना चाहते हो तो लगातार आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। तो जो बहुत लेंदी नोट्स बने होते हैं उनमें बहुत सारी बातें लिखी होती है, सब कुछ आपको रेगुलरली रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। आप शॉर्ट नोट्स भी जरूर बना के रखो ताकि जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हां ये टॉपिक के इफ एंड बट और क्लियर कॉन्सेप्ट्स मेरे को आ गए हैं, लेकिन उसके साथ रेगुलर टच में रहना है, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को, उन फॉर्मुलास को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहो। अब ये सारे फॉर्मूला आपको मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। तो मैं ये एडवाइस क्यों कर रहा हूं आपको कि आप अपनी हैंडराइटिंग में बनाओ, क्योंकि मेरे बच्चे आपको मैं वो सारे फॉर्मूला नोटबुक दे दूंगा, या इंटरनेट से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, सबसे मिल सकते हैं आपको। पर प्रॉब्लम यह है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। वो अगर आपको मिलेंगे भी तो आप बस एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ही उसे खोल के देखोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, ये नहीं करना है भाई। अगर आप उसे मेहनत करके अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे, खूब सजा धजा के, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके, ट्रस्ट मी, आप रेगुलर, आपने उस पर मेहनत डाली होगी, तो मेहनत डालते हुए आपने दिमाग वहां पर एक आइडिया डाला होगा ना कि मुझे इसे रिवाइज करना है। तो ये आइडिया अपने दिमाग में आपने प्लांट करा होगा उसको लिखते टाइम, उसको बनाते टाइम, और ये आइडिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको बार बार ट्रिगर करता रहेगा, आपके माइंड को बार बार ट्रिगर करता रहेगा कि मुझे वो रिवाइज करना है, मुझे वो रिवाइज करना है। अदरवाइज अगर आपने डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट भी कर लिया और सब कुछ अपनी तरह चिपका भी लिया, तो भी आप रेगुलरली उसे नहीं देखोगे। कई बार अपनी हैंडराइटिंग में होगा तो ट्रस्ट मी, पहली बात तो अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, और उसमें जो भी एड ऑन करना है अपनी मर्जी से, जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करा हुआ है कि मुझे ये भी समझना है, ये भी समझना है, फॉर्मूले के अलॉन्ग वो सारी चीजें आप खुद स्क्रिबल कर पाओगे, खुद लिख पाओगे, तो रिवीजन आपका ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसीलिए कोशिश करिए अपनी हैंडराइटिंग में जरूर रखिए, क्योंकि मैंने जितने बच्चों को गाइड करा और जिन बच्चों ने रैंकें फोड़ी हैं, मार्क्स फोड़े हैं अपने बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब ने ऐसी शॉर्ट फॉर्मूला बुक्स जरूर बनाई थी। उन्होंने ऐसी बुक्स ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प करा है प्रिपरेशन और रिवीजन के टाइम पर। तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा सेम थिंग आप भी करो, ठीक है। चलो, और अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि कैसे बनाना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक जरूरी बात, ये जो हमारा गामा है, इस गामा का भी अल्फा के साथ रिलेशन है, बिल्कुल वैसे रिलेशन, क्योंकि यहां पर 3 बार रेंज बढ़ रही है ना, इधर भी और इधर भी। तो गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो अल्फा बीटा और गामा एक्चुअल में 1:2:3 के रेशियो में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि जो बीटा भाई साहब हैं ये 2 अल्फा के डायरेक्टली, मतलब 2 अल्फा के बराबर होते हैं सेम मटेरियल के लिए, और जो गामा भाई साहब हैं ये 3 अल्फा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर बीटा और गामा में रिलेशन निकालना तो भी आप निकाल सकते हो भाई। कैसे? बीटा अपॉन गामा अगर आप करोगे तो 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा कर दो, अल्फा से अल्फा कैंसल आउट हुआ, 2/3 आ गया। तो क्योंकि ये सेम मटेरियल की प्रॉपर्टी है
तो इसलिए अल्फा बीटा गामा का आपस में कोरिलेशन होता है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत कॉमनली आप लिक्विड्स में भी देख सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड्स का कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि लेंथ होता है, पूरी की पूरी वॉल्यूम होती है जो एक्सपैंड होती है। तो देखो सॉलिड में एक बात याद रखना, लेंथ लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकता है, उसके शेप के अकॉर्डिंग। अगर लेंथ ही लेंथ है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरिया ज्यादा है तो एरिया एक्सपेंशन होगा, और वॉल्यूम के फॉर्म में अगर दिया है, 3D शेप में अगर दिया है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ये बात याद रखना। पर लिक्विड और गैसेस के साथ अगर हम काम करें तो ज्यादातर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, और गैसेस के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह से। अगर लिक्विड में हमें करना है तो लिक्विड में हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं जो हम लोगों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर मेरी जनता पढ़ा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जितने भी हमने एक्सपेंशन पढ़े हैं इनके एप्लीकेशन क्या हैं। इनके एप्लीकेशंस याद रखने हैं क्योंकि हमसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं, खासतौर पे स्कूल एग्जाम में। सबसे पहला एप्लीकेशन कि जब भी हम लोग रेलवे ट्रैक्स के बीच में आयरन की रेल्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इंजीनियर्स इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ये गैप इंटेंशनली छोड़ा जाता है। ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि बहुत आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कभी गर्मियों के टाइम पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब सोचो पूरे दिन अगर इस मटेरियल के ऊपर 50 डिग्री का टेम्परेचर पड़ता रहे तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड होगा। और अगर आपने इन्हें एक्सपैंड होने की जगह नहीं दी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपने आयरन की रॉड को 2 क्लैंप्स के बीच में फंसा के रखा हुआ है, अब ये एक्सपैंड होना चाहता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, पर आपने इसे एक्सपैंड होने के लिए स्पेस ही नहीं दिया हुआ है, तो अपने आप ना ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। इसके एटम दूर तो जाना चाहेंगे ना, तो अगर दूर जाने के लिए उन्हें राइट और लेफ्ट में जगह नहीं मिलेगी तो वो आगे और पीछे चले जाने लगेंगे, रैंडम इधर उधर जाने लगेंगे, और ऐसे जाने से ये जो रेलवे ट्रैक से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और एक्सीडेंट कॉज हो सकते हैं। तो इंटेंशनली हमारे इंजीनियर्स यहां पर बीच में गैप छोड़ देते हैं ताकि अगर गर्मियों के टाइम में इस रेलवे ट्रैक को एक्सपैंड होना है तो बिना डिफॉर्म हुए ये एक्सपैंड होकर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही गैप्स हमारे जो ब्रिजेस होते हैं उनमें भी छोड़े जाते हैं। जो ब्रिज के गर्डर्स होते हैं जिनके ऊपर ब्रिज हम बनाते हैं, उन सपोर्टिंग ब्रिज के गर्डर्स में भी स्पेस छोड़ी जाती है। सेम रीजन, अगर हमने स्पेस नहीं छोड़ी और गर्मियों के टाइम पर ये मटेरियल एक्सपैंड करने लगा तो वही है, ब्रिज का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा और ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, कोई भी फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए हम ब्रिजेस के बीच में ऐसे गैप छोड़ देते हैं। अब हर अलग अलग कंट्री में, हर अलग अलग सिटी के अंदर, हर अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग टाइप से डिजाइन करती है, बट स्पेस जरूर छोड़ा जाता है। इसका एक और एप्लीकेशन है कि ये जो हमारी कार्ट व्हील्स होती हैं, बुलक कार्ट्स होती हैं या फिर हॉर्स कार्ट्स होती हैं, तो ये चलती हैं दरअसल में वुड के पहियों के ऊपर, वुड के व्हील्स के ऊपर चलती हैं। पर वुड के व्हील्स में वियर एंड टियर बड़ी आसानी से हो जाता है, तो इस वियर एंड टियर को रोकने के लिए हम इसके ऊपर आयरन के एक रिम चढ़ाते हैं। पर जब भी ये आयरन की रिम इस वुड के व्हील के ऊपर चढ़ाई जाती है तो कभी भी आयरन व्हील का साइज व्हील के साइज के बराबर नहीं लिया जाता, बल्कि इससे छोटा लिया जाता है हमेशा। और क्यों लिया जाता है? हम क्या करते हैं, जैसे मान लो व्हील का डायामीटर है 5 मीटर, व्हील का यहां से लेकर यहां तक डायामीटर है, सॉरी लेट्स से 3 मीटर, ठीक है। 5 मीटर तो बहुत ज्यादा, 5 मीटर का मतलब 15 फीट, 15 फीट तो बहुत बड़ा हो गया। लेट्स से 3 मीटर है या 2.5 मीटर है, तो अगर व्हील का डायामीटर आपको पूरा 3 मीटर दिया हुआ है तो ये जो आयरन रिम लेंगे हम लोग, ये हो सकता है 2.9 मीटर लें, यानी उससे छोटा लेंगे। अब अगर छोटा लेंगे तो ये इसके ऊपर बैठेगा कैसे? हमें तो इसके रिम के ऊपर चढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, इस आयरन रिम को बहुत ज्यादा हीट करते हैं। अब हीट करने से ये एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब अगर हमने 2 लिया है, 2.9 लिया है, तो 2.9 से हो सकता है ये 3.1 हो जाए, या 3.05 हो गया, 3.05, 3.05। तो अब जैसे ही इसका साइज 3 पॉइंट या इसका डायमीटर 3.05 हुआ 2.9 से, वो इस वुड के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा, और फिर इसे कूल करेंगे। अब जैसे इसे कूल करोगे तो वापस से किस हाइट, किस डायमीटर पर आना चाहेगा? 2.9 पर अब बीच में तो व्हील है ना, तो व्हील इसे 2.9 पर आने नहीं देगा और जोर से अपने ऊपर क्या कर लेगा, इसको चिपका लेगा। तो ये जो हमारा आयरन का रिम है, ये वुड व्हील के ऊपर बहुत टाइटली फिक्स हो जाएगा। और आप नोटिस करना कि आयरन व्हील, ये जो वुडन व्हील्स होते हैं, इनके ऊपर जो आयरन की रिम होती है, इसे कीलियों से ठोका नहीं गया होता है, इसे ऐसे ही चिपकाया गया होता है कम साइज का लेकर। तो हम डायमीटर जानबूझ के आयरन रिम का कम लेते हैं, उसे हीट करके उसका डायमीटर सब जगह से बढ़ा देते हैं, तो हमारे वुड के ऊपर, हमारे वुडन व्हील के ऊपर वो टाइट से क्या हो जाता है, फिट हो जाता है दोबारा से कूल करने पर। तो इस तरह से हम लोग आयरन रिम को अपने कार्ट व्हील के रिम के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये सारी कहानी है मेरे बच्चे हमारे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मल एक्सपेंशन की, जो मुझे उम्मीद है आपको पकड़ में आई है। अब ये बात टेस्ट करने के लिए हमें कितनी अच्छे से समझ में आया है, कुछ क्वेश्चंस है सिंपल सिंपल से जो हम प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें समझाएंगे कि दरअसल में हमें कैसी चीजों के साथ रिलेट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, हलवा सा है क्वेश्चन। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर कन्वर्जन के बीच का क्वेश्चन है, टेम्परेचर स्केल के कन्वर्जन का। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें ये टेम्परेचर बताना है सेल्सियस स्केल में। तो यार सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल होगा, हमें पता है सेल्सियस का 5 से डिवाइड करने पर जो टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट -32/9 के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट को आप रख दो 98.4 -32/9, ये C/5 के बराबर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। तो 98.4 में से 32 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, 2 में से 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66.4 डिवाइडेड बाई 9। आप 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इधर आ जाएगा। तो 66.4 इंटू 5/9 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये आंसर पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और यही हमारा मेरे बच्चे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो बस ऐसे ही छोटा सा माइंड, मतलब हमारा दिमाग चलने लगे, इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन दिया था। अब बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन वही अभी हमने जो पढ़ा है, हमसे कह रहा है कि हमें एक आयरन रिंग को फिक्स करना है एक वुडन व्हील के रिम के ऊपर, बिल्कुल वही वाली चीज है। तो आयरन व्हील को हम जाहिर से बता थोड़ा छोटा लेंगे। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द रिंग इज, रिंग का डायमीटर देखो कितना दिया है 5.231 मीटर एंड दैट ऑफ द व्हील इज 5.243। तो देखो रिंग का डायमीटर 0.031 के अराउंड दे रखा है और ये 43 दे रखा है। इसका मतलब ये जो व्हील है बड़ा है और रिंग थोड़ी सी छोटी है, और ये सिचुएशन हमें दी गई 27 डिग्री सेल्सियस पे। हमसे कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, रिंग को किस टेम्परेचर तक हम हीट करें ताकि ये रिम के ऊपर ठीक फिट हो जाए। अब रिम के ऊपर अगर ठीक फिट करनी है तो हमें रिंग का डायमीटर रिम के डायमीटर के बराबर करना होगा, या ये बोल सकते हो रिंग का डायमीटर व्हील के डायमीटर के बराबर हमें करना होगा। और आपको आयरन जिस मटेरियल का हमने रिंग बनाया उसका लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दे रखा है ये। तो सबसे पहले हम लोग गिवन कर लेते हैं नोट, क्या क्या हमें चीजें पता है। डायमीटर ऑफ रिंग हमें मेरे बच्चे पता है 5.3231 मीटर, डायमीटर ऑफ व्हील मेरे बच्चे अपने को पता है 5.243 मीटर, और टेम्परेचर हमें इनिशियल दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा फॉर आयरन मेरे प्यारे बच्चों हमें दे रखा है 1.20 इंटू 10⁻⁵। अल्फा की यूनिट याद रखना, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा चाहे गामा, इनकी यूनिट आएगी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। इसकी यूनिट याद रखना, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें हमें दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है अगर हम लोग बात करें तो हमें फाइंड करना है मेरे बच्चे किस फाइनल टेम्परेचर तक हम इसे हीट करेंगे ताकि रिंग का डायमीटर व्हील के डायमीटर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जरा सोचो कौन सा लगाएंगे। ये हमारा रिम हो गया, रिम हमें व्हील के ऊपर रिम को चढ़ाना है ऐसे, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसके बारे में अगर बात करें तो हम फॉर्मूला तो ये लगाएंगे ना, जितना भी चेंज इन डायमीटर है, एक तरह से डायमीटर भी लेंथ होती है ना, तो जो भी चेंज इन डायमीटर है वो हो जाएगा हमारा ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द रिंग इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। अब चेंज इन डायमीटर कितना होगा, तो हमें रिंग का डायमीटर करना है व्हील के डायमीटर के बराबर, तो ये हो गया चेंज इन डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर हमें कितना दे रखा है 5.231। अल्फा आपको मैंने बोला था, अल्फा देखना आपको 10⁻⁵ के ऑर्डर के होते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे बच्चे मल्टीप्लाई में आप रख दोगे 1.20 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, इनिशियल आप रख दो 27 डिग्री सेल्सियस। अब कई बार बच्चे यहां पर अक्सर ये पॉइंट पाते हैं कि ये टेम्परेचर हम सेल्सियस में क्यों रख रहे हैं, जबकि सारी चीजें अगर एसआई यूनिट में है तो केल्विन में होना चाहिए। तो आपको एक एडवाइस देता हूं मेरे बच्चे, अच्छे से याद रखना, जब भी कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस के साथ आप काम करोगे तो डिफरेंस आप चाहे सेल्सियस में निकालो चाहे केल्विन में निकालो सेम आता है। तो इसलिए जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस किसी फॉर्मूले में आ रहा होगा तो
आप वहां पर चाहे तो सेल्सियस में सारा कैलकुलेशन कर लो या केल्विन में कर लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। डिफरेंस क्योंकि सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर एक बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसका T2 हमने कर दिया लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर T2 माइनस T1 अगर मैं निकालूं तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। और यही अगर मेरे को केल्विन में निकालना तो देखो कैसे निकलेगा। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो इस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे भाई आपको T2 माइनस T1 निकालना है ना, तो पहले ये टेम्परेचर भी तो केल्विन में निकालो, और ये टेम्परेचर अगर केल्विन में निकालोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 300 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हो तब केल्विन का टेम्परेचर आता है। तो 27 में 273 ऐड करो 300 आ गया, और 30 अगर ऐड करोगे तो 303 केल्विन आएगा। और डिफरेंस निकालो फिर से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसा ये गड़बड़ मत करना, अक्सर मैंने देखा बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो इस डिफरेंस को केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भाई, डिफरेंस थोड़ी केल्विन में कन्वर्ट होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर जब केल्विन में आएंगे तब उनका डिफरेंस निकालोगे, तब आंसर केल्विन में आएगा ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है वो चाहे हम सेल्सियस में निकाले या केल्विन में निकाले हमेशा सेम आते हैं। और इसीलिए आप मेरे बच्चे ऐसा काम कर सकते हो कि जहां कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में पूरे थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन टेम्परेचर अगर आ रहा है तो एसआई यूनिट के लिए जरूरी नहीं आप केल्विन में रख के काम करो, अगर आप सेल्सियस में भी काम करोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे मेरे बच्चे। चाहे आप पूरी फिजिक्स पर डालो, चाहे पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर डालो, सब जगह यही आइडिया चलेगा। बाकी अब रही सही मेरी बात मेरे बच्चे इस कैलकुलेशन की, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अब कैलकुलेट तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन लेंथ के बारे में अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 0.012 मीटर, ये हो गया 5.231, ये 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू TF माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चे तो TF आपका आ जाएगा 218 डिग्री सेल्सियस। मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो नोटिस करो एक बात मेरे बच्चे, हमने जो डायमीटर बढ़ाया है वो सिर्फ 0.012 मीटर बढ़ाया है, पर टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ा, 27 से 218। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बहुत कम लेंथ को बढ़ाने के लिए भी। रीजन क्या है, अल्फा एक्चुअल में हमारे मटेरियल के बहुत कम होते हैं, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी लेंथ में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब एक चीज ऐसे भी आप सोच सकते हो, सोच के बताना, किसी मटेरियल का अगर अल्फा दूसरे मटेरियल के अल्फा से ज्यादा है तो कौन ज्यादा एक्सपैंड होगा, ज्यादा अल्फा वाला मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड होगा या कम अल्फा वाला? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना ताकि पता चल सके आपने कितनी अच्छे से चीजों को समझा है और कितने अच्छे से आपको फॉर्मूले रीड करना और उन्हें कॉन्सेप्चुअली जज करना आता है। यही चीज अगर आपने करना सीख लिया, ट्रस्ट मी, आप अपने आगे वाले बच्चों से और आगे निकलते चले जाओगे और कंपटीशन को और बढ़िया लेवल पर ले जाओगे, खुद भी एक्सेल करने लगोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और ये आपको क्योंकि एक्सपेंशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्टील का स्केल है जिसका मेजर द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, मतलब स्टील के स्केल की हेल्प से हम लोग कॉपर रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, वो 80 सेंटीमीटर आया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो मतलब सिचुएशन को समझो, जैसे मान लो ये हमारी कॉपर की रॉड है और इसके ऊपर हम लोगों ने स्टील का एक स्केल रखा हुआ है जो बहुत लंबा होगा, हो सकता है 1 मीटर तक हो। ये यहां पर 80 सेंटीमीटर लेंथ इस कॉपर रॉड की रीड कर रहा है। भाई लेंथ अगर आपको मेजर करनी तो ऐसे करते हो, एक तरफ पूरा एंड रखते हो, दूसरी तरफ आप स्केल के ऊपर से रीडिंग मेजर कर लेते हो कितनी आ रही है। तो ये स्टील के स्केल पर ऐसी बहुत सारी रीडिंग होगी, 10 मीटर, 2, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ऐसे 90 और 1 मीटर। तो ये 80 मीटर पे कॉपर रॉड को रीड कर रहा है, पर ये सारी बातें तब हैं जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। आगे कह रहा है अगर इन दोनों रॉड को 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे, अब 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो कॉपर अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड होगा क्योंकि कॉपर का अल्फा अलग होता है, और स्टील अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड होगा, तो इनकी रीडिंग तो वही रहेंगी लेकिन एक्सपेंशन हो जाएगा ना। अब जो रॉड पहले 1 मीटर की थी कॉपर की, स्टील की, वो 1 मीटर से ज्यादा लंबी हो चुकी होगी, पर रीडिंग तो 1 मीटर तक लिखी होगी। तो आपसे कह रहा है ऐसा करने पर, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द स्केल रीड फॉर द लेंथ,
मतलब अब जो स्केल नया वाला होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर, वो स्केल कितनी रीडिंग करेगा इस कॉपर रॉड की। तो नोटिस करना, कॉपर रॉड भी हीट करने पर थोड़ा बढ़ जाएगी और ये स्केल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा आगे और ये भी थोड़ा आगे हो जाएगा। तो आपको बताना है कॉपर रॉड पर अब यहां पर जो हमारा स्टील स्केल मेजर करेगा वो मेजरमेंट कितना आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे जरा सोचो आइडिया कैसे हम लोग चलाएंगे और कॉन्सेप्ट कैसे चलाएंगे। अगर आपको ये आइडिया क्लिक कर गया तो ट्रस्ट मी, आप बड़े आराम से प्रॉब्लम मेरे बच्चे बना ले जाओगे। देखो, हमें पता है कि अगर हम दोनों को हीट करेंगे तो कॉपर भी एक्सपैंड होगा और स्टील भी एक्सपैंड होगा दोनों। तो हम क्यों ना ये निकाल लें कि दोनों का इफेक्टिव अल्फा कितना है। अब आपको गिवन दे रखा है अल्फा स्टील के लिए, ये हमें दे रखा है अल्फा फॉर स्टील मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमें दे रखा है अल्फा फॉर कॉपर। आप नोटिस करो दोनों का पावर तो 10 की पावर -5 ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू कॉपर की ज्यादा है, तो इफेक्टिव अल्फा अगर मेरे को निकालना है तो वो आ जाएगा अल्फा ऑफ कॉपर माइनस अल्फा ऑफ स्टील। कितना आ गया ये फटाफट अगर मैं निकालूं तो 1.7 में से माइनस हो जाएगा 1.1, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये इफेक्टिव अल्फा है। तो अब मैं देखना चाहूंगा कि इफेक्टिव चेंज इन लेंथ कितना आया हमारे आयरन और कॉपर के बीच में, क्योंकि देखो कॉपर अलग डायमेंशन से बढ़ेगा, कॉपर जितना एक्सपैंड होगा जरूरी नहीं कि स्टील भी उतना ही एक्सपैंड हो, क्योंकि दोनों के अल्फा अलग अलग है। अल्फा अलग अलग होंगे तो दोनों में एक्सपेंशन अलग अलग होगा, भले ही दोनों सेम टेम्परेचर से एक्सपैंड होना शुरू हो। तो हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव लेंथ कितना, इफेक्टिव जो चेंज आया लेंथ में वो कितना है, तो वो क्या हो जाएगा अगर हम लोग निकालें, या हम लोग एक काम करते हैं सीधे ये निकाल लेते ना कि हाँ चलो इफेक्टिव लेंथ निकालते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी। अब सवाल है मेरे बच्चे, ये ओरिजिनल लेंथ हम किस चीज की ले, अरे ओरिजिनल लेंथ कॉपर रॉड की लेनी होगी क्योंकि अब एसी का तो लेंथ नापना है। तो पहले ये 80 था, बाद में ये चेंज हो जाएगा, तो हम इसी को ओरिजिनल लेंथ ले लें। तो हो जाएगा 80 इंटू अल्फा इफेक्टिव मेरे बच्चे कितना हुआ, अल्फा इफेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो वो हो गया मल्टीप्लाई में 0.6 इंटू 10⁻⁻5। यहां तक मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अरे मेरे बच्चे आप 20 से 40 लेके गए हो, तो ये डेल्टा टी कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये इफेक्टिव चेंज आया हमारी लेंथ में। अब इफेक्टिव चेंज इन लेंथ आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो इफेक्टिव चेंज इन लेंथ लगभग लगभग आ रहा होगा मेरे बच्चे आपके पास 0.0012। ये आप कैलकुलेट करना है, वैल्यू आएगी 0.0012 के आसपास लगभग लगभग मोटा माटी तौर पे। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू इतनी आ गई मेरे बच्चे, तो हमें तो टोटल लेंथ निकालिए ना कि टोटल लेंथ वो कितनी मेजर करेगा। तो टोटल लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल इफेक्टिव के बराबर होगा कॉपर रॉड का। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई मेरे बच्चे, वो 80 सेंटीमीटर थी। चेंज इन लेंथ कितना आया 0.0012। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 80.0012। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि हमारा जो स्टील का रॉड है वो कॉपर की रॉड को हीट करने पर इतना लेंथ उसका मेजर करेगा 18 पॉइंट, सॉरी ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। एक मिनट ये कैलकुलेशन एक बार मैं कर लेता हूं सही से। हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू पूरा आ जाएगा सीधे। एक मिनट, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 6 48, और 48 का डबल करेंगे तो 96 आएगा। अच्छा ओके 0.012 नहीं आ रहा, 96 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये सीधे आ गया हमारा 8 6 48, तो ये हमारा बचा 48, ठीक है, इंटू 20 इंटू 10⁻⁻5। 48 इंटू 20 ये हो गया मेरे बच्चे 960 इंटू 10⁻⁻5।
अब 960 में 10⁻⁵ का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेसेस पहले तक, मतलब इन 9 के 2 प्लेस पहले तक डेसिमल आ जाएगा, तो 0.0096 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेशन में कहीं पर मेरे पास गड़बड़ थी, ठीक है, तो आई हैव करेक्टेड द मिस्टेक। तो ये आ रहा है 48 इंटू 20 आप करोगे तो ये 960 बन जाएगा, ठीक है, और 960 में आपने 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई करो तो 0.0096 के आसपास हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो अगर मुझे L इफेक्टिव निकालना है तो मैं यहां पर 80 में ऐड करूंगा 0.0096, तो आंसर आएगा 80.0096 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप यहां तक ये वाला आइडिया समझ में आया, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इसमें कैच सबसे बड़ा क्या है, दोनों रॉड को, दोनों अलग अलग मटेरियल की रॉड को अगर आप इंक्रीज करना या हीट करना स्टार्ट कर दोगे तो दोनों की लेंथ अलग अलग वैल्यू से बढ़ेगी, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी वो अल्फा इफेक्टिव से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जिस भी चीज को आपको मेजर करना है। तो मुझे उम्मीद है लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर सारे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बट फिर भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वो इशू हम जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हो तो सारे सोशल मीडिया लिंक मुझ तक रीच आउट करने के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इवन टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, जहां पर आप आकर बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हो, स्टडी मटेरियल वगैरह वहां पर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी और रिविजन करने के लिए भी, ठीक है। तो जरूर अच्छा, एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ये समझ लिया कि हीट कैसे मटेरियल को एक्सपैंड कर सकती है। अब हीट मटेरियल को जब दी जाती है तो वो किस तरह के चेंज ला सकती है मटेरियल के अंदर, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिस मत करना, और इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।